हेलो बच्चों, हो जाइए तैयार। हम लोग 10 मिनट के अंदर टर्बो रिवीजन करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, यानी चैप्टर नंबर 4 का। आइए तुरंत शुरू करते हैं। उससे पहले वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं टर्बो रिवीजन। 10 मिनट्स के अंदर पूरे चैप्टर का रिवीजन। तो ये रहा फिजिक्स का टर्बो रिवीजन इन 10 मिनट्स बेटा, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए बना दिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम पीसीबी के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अलग अलग भी है, पीसीएम भी एक साथ भी है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस में लगा हुआ है। साथ में 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अपने टीचर भैया दीदी के पास जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आपको दिखेंगे। और बेटा एनसीईआरटी के जो वीडियो सॉल्यूशन है फिजिक्स के, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, जिससे जो बच्चा हेल्प लेना चाहे उसको हेल्प मिल जाए। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर अपने रिजल्ट को आप श्योर शॉर्ट कर सकते हैं बेटा। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को बेटा डाउनलोड कर लें। स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा दीजिए। चलिए हम लोग करते हैं रिवीजन की शुरुआत, जिस वजह से वीडियो बन रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी कोई मैग्नेट के अराउंड में एक स्पेस, एक फील्ड ऐसी खड़ी खड़ी हो जाती है, मिलने लगती है, जहां पर उसका इफेक्ट मैग्नेटिज्म महसूस होने लगे, ऐसी फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को सिंबल बी से शो करते हैं। ये एक वेक्टर फील्ड होती है और इसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है बेटा। अब इसको देखते हुए क्या हुआ कि बायो सावर्ट लॉ आपने ये बताया कि एक करंट एलिमेंट क्या है? आइडियल। एक छोटा सा करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अगर ये आइडियल छोटा सा करंट एलिमेंट है, तो पी पॉइंट पर, जो कि इससे आर डिस्टेंस दूर है, थीटा एंगल पर है, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में भी नीचे लिख दिया है, जहां पर डीएल क्रॉस आर से आप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये बायो सावर्ट लॉ ने ये बताया था कि करंट एलिमेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला है। और ये इसका हो जाता है वेक्टर वाले का कि किस तरह से डायरेक्शन निकालेंगे उसका रूल। तो फॉलो करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल वही रूल है जो वेक्टर का रूल होता है। राइट हैंड लीजिए, डीएल से आप आर की डायरेक्शन में अपने पंजे को मोड़ दीजिए। अंगूठा जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहां से आप ऐसे मोड़ेंगे तो ये इस समय ये इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखाई पड़ेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगली बात करते हैं कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? अंगूठे को, राइट हैंड के अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रख दीजिए और पंजे को मोड़ दीजिए। जिस डायरेक्शन में पंजा मुड़ रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि यहां पर आप फोटो में भी देख पा रहे हैं या डायग्राम में भी देख पा रहे हैं बेटा। अगली बात होती है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे आर परपेंडिकुलर दूरी, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, वहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो उसका फॉर्मूला तो होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, यानी बी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ये ग्राफ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता है, बी और आर के बीच में ये ग्राफ होगा। इसको याद करके आप जरूर रखिएगा बेटा। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग लूप है, इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। जब क्रॉस का निशान लगाते हैं तो उसका मतलब होता है इनवर्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जब डॉट का निशान लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करने के लिए आउटवर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर ये देखिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इससे पता चल जाएगा। इसका भी रूल होता है कि भाई आप कैसे पता करेंगे? तो लूप में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में पंजे को, राइट हैंड के पंजे को मोड़ दीजिए। अंगूठा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। जैसे इस समय ये क्लॉकवाइज करंट है, तो आप ऐसे मोड़ेंगे तो अंगूठा अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये इसका आपका आ गया कि इसका रूल क्या है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। अब ये जो करंट कैरिंग लूप होता है, इसकी एक्सेस, ये जो एक्सेस है ओपी, इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। स्मॉल आर है ओ से डिस्टेंस और कैपिटल आर है इसका रेडियस ऑफ दी करंट कैरिंग लूप। सेंटर पे जो वैल्यू बनेगी वो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर होगी, और बहुत दूर बनाएंगे तो म्यू नॉट एन आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब हो जाएगी। अब आगे की हम लोग बात करते हैं बेटा, एम्पियर्स लॉ क्या होता है? तो एम्पियर्स आपने क्या बताया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका रिलेशन जो उस लूप के अंदर से नेट करंट जा रही है उससे रिलेट कर दिया, यानी इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट।
इसको याद रखिएगा, एम्पियर्स लूप लिखने को भी एग्जाम में आपके आता है बेटा। अब ये सोलेनॉइड की बात है, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सिस के पास में अराउंड, वो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI के बराबर होता है। N होता है लीनियर टर्न डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और इसके एंड पर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसका आधा हो जाता है, देख पा रहे हैं ना 1/2 रख गया है, तो ये ग्राफ में यहां पर B और इसके किनारों पर B/2, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकता है बेटा। अब फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, जो एक चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F इक्वल टू QVB साइन थीटा। थीटा एंगल हो जाता है B और V के बीच का, और वेक्टर फॉर्म में क्योंकि फोर्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसको QV क्रॉस B से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको पकड़े रहिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फोर्स V और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और साथ में जो Q की वैल्यू है विद साइन प्लस माइनस के साथ इसमें पुट करेंगे। अगर मान लीजिए आपका चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, वेलोसिटी जीरो है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही है, थीटा 0 या 180 डिग्री, तो भी फोर्स नहीं लगेगा। मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी बेटा। अब बात करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कि भैया इसमें हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे जो चार्ज मूव कर रहा है उस पे। तो लेफ्ट हैंड ले लीजिए, जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दीजिए, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में या पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन में, और अंगूठा आपको दे देगा फोर्स का डायरेक्शन। तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है जो आपको पता होगा, मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं। अब क्या होता है कि जो चार्ज है वो चार्ज अगर परपेंडिकुलरली एंट्री करता है किसी मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो वो गोल गोल चक्कर लगाता है। ध्यान रखिएगा यहां पर चार्ज कैसा घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तब वो गोल गोल चक्कर लगाएगा। जो चक्कर लगाएगा उसका जो रेडियस है वो mv अपॉन क्यूबी के बराबर होगा। मास हो गया वो जो चार्ज पार्टिकल है, v उसकी वेलोसिटी और चार्ज सॉरी बेटा, और b हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और कितना टाइम पीरियड होगा, 2 पाई m अपॉन क्यूबी, ये टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड में देखिए वेलोसिटी फैक्टर नहीं आया है, यानी आप तेज स्पीड रखें या कम स्पीड रखें, आपका टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो क्यूबी अपॉन 2 पाई m हो गया। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्लिकली, यानी 90 डिग्री पर नहीं है, किसी आर्बिट्री एंगल थीटा पर है, तिरछा एंट्री मार रहा है, तो हेलिकल पाथ फॉलो करता है, जैसे स्प्रिंग नुमा पाथ होता है। उस समय उसकी जो रेडियस होती है वो mv साइन थीटा अपॉन क्यूबी होती है। थीटा क्या है वही देख लीजिए, v और b के बीच के एंगल को बोलते हैं थीटा। और साथ में टाइम पीरियड की बात करें तो 2 पाई m क्यूबी ये टाइम पीरियड हो जाएगा। और एक टर्म होता है पिच, यानी एक चक्कर लगाने में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ गया है वो, उसे बोलते हैं पिच। एक चक्कर लगाने में पिच की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला घोट लीजिए, 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यूबी। ये पिच का मामला हो गया। पिच क्या होता है मैंने लिखा है, जो मैंने आपको जल्दी से फटाफट रिवाइज करा दिया है बेटा। अब देखिए क्या होता है, जब चार्ज मूव कर रहा है तो फोर्स लग ही रहा है, लेकिन अगर किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो कर रहे हैं तो वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ILB साइन थीटा। और इसको वेक्टर फॉर्म में F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थीटा जो एंगल है वो किसके बीच का एंगल है, B और L के बीच में। L जो वेक्टर होता है वो डायरेक्शन ऑफ I की करंट की डायरेक्शन में ही L वेक्टर को हम लेते हैं। अब थीटा 0 है जैसे, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, और साथ में थीटा 90 है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ही आप निकाल लिया करेंगे। अब मान लीजिए दो पैरेलल वायर्स हैं, करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, अगर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना, तो ये अट्रैक्ट करते हैं फोर्सेस दोनों। और अगर एंटी पैरेलल करंट से अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्शन होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। कितना फोर्स लगाते हैं वायर एक दूसरे के ऊपर, तो वो फोर्स पर यूनिट लेंथ से निकालते हैं, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लग रहा है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों फोर्सेस जो F1 F2 लग रहे हैं ये इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर रहते हैं, तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। तो ये जो फोर्स निकाल रहे हैं म्यू नॉट I1 I2 2 पाई आर से फोर्स पर यूनिट लेंथ आप निकाल सकते हैं बेटा। फिर ये आता है कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड में कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, NIBA साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B, इसको M की वैल्यू होती है NIA के बराबर, और M को बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको भी पकड़ के रखिए बेटा। अब बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल जो है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो करंट डिपेंडेंट टॉर्क महसूस करता है, जिसकी वजह से वो घूमता है, एंगुलर डिफ्लेक्शन होता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ MCG। MCG का फॉर्मूला ये अल्फा क्या है,
डिफ्लेक्ट, कितना डिफ्लेक्ट कर जाएगा करंट जब आप बढ़ाएंगे घटाएंगे। और NBA अपॉन के इंटू आई, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, बी है मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया क्रॉस सेक्शन, के है स्प्रिंग कांस्टेंट या टॉर्सन कांस्टेंट। यहां पर आप देखिए पूरी वैल्यू हो जाती है कांस्टेंट, यानी अल्फा प्रोपोर्शनल है आई के। तो ये लीनियर डिपेंडेंसी है, ये एंगुलर डिफ्लेक्शन है, ये लीनियर डिपेंडेंसी है। तो इसकी स्केल जो होती है वो लीनियर स्केल होती है। लीनियर स्केल का मतलब एक खाना अगर 1 एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 10 खाने 10 एम्पियर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको पकड़ के आप रखिए। फिर एमसीजी के अंदर सेंसिटिविटी की बात आती है। सेंसिटिविटी दो प्रकार की होती है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि यूनिट करंट के लिए कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो अल्फा अपॉन आई विच इज एनबीए अपॉन के। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, यूनिट वोल्टेज बढ़ाने पर कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो अल्फा अपॉन वी को आई आर लिख सकते हैं, एनबीए अपॉन के आर, इसको याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वी एस इक्वल टू आई एस अपॉन आर, ये फॉर्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर आता है कि भैया जो गैल्वेनोमीटर इसको अमीटर में कैसे चेंज करोगे। तो एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए जो शंट होता है, शंट क्या होता है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस, इसको हम पैरेलल में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर के, और ये चेंज हो जाता है एमीटर के अंदर। एमीटर करंट नापने का काम करता है, बड़ी करंट नापने का काम एमीटर करता है। गैल्वेनोमीटर बड़ी करंट नहीं नाप पाएगा, लगाओगे तो जल के फूक जाएगा। तो यहां पर शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। ये आई क्या है, जिस रेंज का आपको मीटर बनाना है उसके लिए, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ये बात समझ में आ गई। आईजी की वैल्यू निकालेंगे तो एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई, और टोटल एमीटर का रेजिस्टेंस निकालोगे तो जी एस अपॉन जी प्लस एस, जो कि एस से काफी कम होता है। बढ़िया। अब इसी गैल्वेनोमीटर को अगर आप एमीटर में चेंज करना चाहो तो कैसे करोगे, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को इसके सीरीज में लगा देते हैं। अब अगर यहां पर Ig की वैल्यू है V अपॉन आर प्लस जी, और कितने का रेजिस्टेंस लगाओ तो V अपॉन आई जी माइनस जी। ये V क्या है, वो वोल्टेज की रेंज जितने का वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं, ये हो गया। और ये टोटल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R प्लस जी के बराबर, क्योंकि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। इस तरीके से आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने पूरा रिवीजन करा दिया 10 मिनट के अंदर, टर्बो रिवीजन। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सुपर इजी फिजिक्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय।